हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं इथॉस लिमिटेड के बारे में। अब इथॉस लिमिटेड क्या है? एक लग्जरी वॉच रिटेलिंग कंपनी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो 8,200 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, इससे पहले इस Q1 के रिजल्ट डिस्कस करने से पहले इनका थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये पहले करीबन 25-30% के आसपास से कंपनी ग्रो करता हुआ आ रहा है। और अगर हम Q1 का रिजल्ट देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ वाज एट 19% ऑन अ वाई लेवल एंड पार्ट ग्रोथ वाज एट 26% ऑन अ वाई लेवल। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखो सामने देखते ही पता चल गया। पहला चीज क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, तो ये पॉजिटिव बात है कि आपका पार्ट ग्रोथ वाज मच अहेड देन द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू। तो टॉप लाइन ग्रोथ से ज्यादा बड़ा पार्ट का ग्रोथ। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि क्योंकि जितना ज्यादा आपका पार्ट का ग्रोथ आएगा उतना आपके लिए बेहतरीन है। इसका मतलब आप और एफिशिएंसी पैरामीटर्स इंक्रीज करते जा रहे हो अपनी कंपनी में, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता जा रहा है। तो बढ़िया बात है। जो नेगेटिव पार्ट था वो ये था कि 19% के आसपास का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। जो कंपनी 28, 29, 30% के आसपास से ग्रो किया करती थी, उसने सिर्फ 19% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। तो रिडक्शन इन रेट ऑफ ग्रोथ कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। बट यहाँ पर एक वन ऑफ सिचुएशन थी। अब देखो वो क्या थी, उसके लिए तीन मेन कारण हमें समझने पड़ेंगे। पहली चीज, इनका अगर मैं एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 2,20,000 रुपए के आसपास का इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है। तो मतलब अगर आप इथॉस की दुकान में घुसोगे, ऑन एन एवरेज अगर आप घड़ी की खरीदारी करोगे तो वो 2,20,000 रुपए के आसपास का घड़ी होगा, 2,20,000 रुपीज। तो इसका मतलब एकदम महंगा घड़ी बेचते हैं। जो हमने समझा भी कि लग्जरी वॉच रिटेलिंग कंपनी है तो महंगा ही घड़ी बेचेंगे। तो देखो क्या हुआ। ये वाला क्वार्टर था इलेक्शन वाला क्वार्टर, और इलेक्शन के टाइम पे लगता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगती है। आचार संहिता में क्या होता है? आप 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश रख नहीं सकते, 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश कैरी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एकदम प्रीमियम कैश वाला कस्टमर था ना, वो भाग गया। तो इनके पास ऑप्शन है कि आप 2 लाख रुपए तक का घड़ी कैश में बेच सकते हो। तो वो जो कैश वाला कस्टमर है ना, वो इनके पास आया ही नहीं, क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। तो 50,000 रुपए से ज्यादा कैश कैरी किया ही नहीं जा सकता था। तो इनको वहां पर थोड़ा सा सेल्स में हिट देखने को मिला। सेकंड प्रॉब्लम क्या आई कि अगर हम Q1 FY24 से Q1 FY25 को कंपेयर करें, तो नंबर ऑफ वेडिंग डेज कम थे। तो ये जो भी आप देख रहे हो लग्जरी वॉचेस, इनका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है वेडिंग के टाइम पे, शादियों के टाइम पे गिफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है कि भाई ब्राइड को दे दिया, ग्रूम को दे दिया, इस तरीके से गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा काम आती है घड़ियां। तो इसकी वजह से वेडिंग डेट्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहती हैं। तो अगर किसी क्वार्टर में वेडिंग डेट ज्यादा है, तो वहां पर उस टाइम लग्जरी वॉच का सेल ज्यादा देखने को मिलेगा। कम है तो कम देखने को मिलेगा। तो इन कंपैरिजन टू Q1 FY24 यहाँ पर वेडिंग डेट्स कम थी, तो दूसरा इफेक्ट वहां देखने को मिला। तीसरा इफेक्ट हमें देखने को मिला एक्सट्रीम हीट वेव वाला। तो कंपनी का कहना ये है कि भाई हमारा एकदम लग्जरी कस्टमर है, वो बहुत अमीर आदमी ने क्या किया कि वो घर से निकला ही नहीं, वो फॉरेन टूर करने चला गया या वो बाहर घूमने चला गया। वो हमारे स्टोर में आ ही नहीं पाया इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से। तो ये तीन मेन रीजन कंपनी ने दिए, जो ठीक है, वैलिड भी रीजन है। ठीक है, हीट वेव वाला भी एक रीजन है, आचार संहिता लगी वो भी एक रीजन है कि भाई आप 2 लाख रुपए तक का कैश कैरी नहीं कर सकते, तो आप घड़ी जाके कहाँ से खरीदोगे अगर आप कैश वाले कस्टमर हो तो। और तीसरा ये है कि वेडिंग वेडिंग सीजन में तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो जितने ज्यादा मुहूर्त निकलेंगे या जितनी ज्यादा वेडिंग डेट्स आएंगी उतनी ही आएंगी। तो ये तीनों चीजें कंपनी के हाथ में कुछ नहीं थी, तो कंपनी के एंड से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुआ है। कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका खुद के एंड से परफॉर्मेंस खराब हुआ है। ये सारी मार्केट कंडीशंस हैं, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है। आप कभी भी कोई भी बिजनेस में एक सीधी लाइन खींच के ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही चलेगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं आएंगे, आपको किसी भी क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। तभी हम क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, तभी हम हर क्वार्टर कंपनी को उठाते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस बार कैसा परफॉर्मेंस किया। तो ये कहानी थी। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज भी है। कंपनी ने स्पेसिफिकली कॉन कॉल में बताया कि हमारा जुलाई वाला महीना बहुत बेहतरीन रहा। अब देखो जुलाई वाला महीने से क्या समझ में आता है कि ये इलेक्शन के बाद वाला था। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था 4 तारीख को, 4 जुलाई वॉज द इलेक्शन डेट। तो आपका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया था। तो कोड ऑफ कंडक्ट जैसे खत्म हो गया, तो कैश वाला कस्टमर वापस इथॉस के पास जा सकता था, इथॉस वापस कैश कलेक्ट कर सकता था। सारी चीजें ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज होने लग गई थी। जुलाई में थोड़ी सी गर्मी भी कम होने लग गई थी। तो वो सारी चीजें, मतलब जो तीनों फैक्टर थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। तो जुलाई वाला महीना ऐसा था जो ये फुल स्विंग में काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया जुलाई वाले महीने में हमें 28% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो वही जो कंपनी का एवरेज है कि 30% के आसपास से कंपनी ग्रो किया करती थी, उसी के आसपास वो लोग वापस पहुंच गए। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। अब देखो, हर बिजनेस में कोई ना कोई ऐसा वन ऑफ सिचुएशन होगा ही होगा
कि जिस टाइम उसका रिजल्ट थोड़ा-सा खराब आएगा। आप कभी भी कोई भी ऐसा कंपनी नहीं ले सकते कि आपने खरीदा और उसके बाद उसका 25 क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। 25 क्वार्टर में भी 1 क्वार्टर भी ऐसा नहीं गया जिसमें उसने खराब रिजल्ट दिया हो और फिर जैसे ही आपने 25वें क्वार्टर में कंपनी को बेचा, 26वें क्वार्टर में उसका रिजल्ट खराब आ गया। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप कंपनी के अच्छे-बुरे सारे टाइम के साथ निकलते हो। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चरली कंपनी में कुछ चेंज हुआ है? क्या ये वन ऑफ सिचुएशन थी? क्या इंडस्ट्री में पूरे में ही दिक्कत आ गई है? क्या इसमें कोई हेडविंड्स हमें देखने को मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें आपको असेस करना पड़ेगा, तभी आप अपने एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बना पाओगे। एक इन्वेस्टमेंट का आप थीसिस बना के आगे काम कर पाओगे कि भाई मैंने इस आइडियोलॉजी से इसको खरीदा था, ये मेरी सोच थी, क्या इससे कुछ चीज़ें डिफर हो गई हैं? कुछ चीज़ों में ऐसा परिवर्तन आया है जो आगे चल के मेरे को प्रॉब्लमैटिक होगा बिज़नेस के लिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत सारी कहानी कर ली। अभी कहानी ये है कि वापस सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं, तो Q2 में हमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलना चाहिए। वही 28-30% के आसपास का कंपनी को ग्रोथ फिगर पोस्ट करना चाहिए इन Q2। अब अच्छा, अब देखो हमने एक और चीज़ समझी थी कि ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है, तो जितना ज़्यादा अपने स्टोर्स को ग्रो करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़े और आपके नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़े। मतलब जो करंटली स्टोर्स खोले हुए हैं आपने, उस पे इंक्रीमेंटली ज़्यादा सेल हो। पहले आपने 100 घड़ियाँ बेची, फिर अगले क्वार्टर में आप 110 घड़ियाँ बेचो, फिर अगले क्वार्टर में 120 घड़ियाँ बेचो। तो इसी तरीके से आप हर साल हर क्वार्टर उस स्टोर पे ज़्यादा घड़ी बेचो और नए स्टोर भी ऐड करो। तो दोनों तरफ से हमें ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। तो अगर मैं इनके स्टोर एडिशन की बात करूँ, तो इन्होंने 3 नए स्टोर खोले इस क्वार्टर में और इनका पूरा FY25 का टारगेट है 25 स्टोर्स खोलने का और ज़्यादातर स्टोर्स आएँगे हमारे लास्ट क्वार्टर में Q4 FY 2025 में हमें लास्ट वाले क्वार्टर में हमें काफ़ी सारे स्टोर्स खुलते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ स्टोर्स अभी अक्टूबर में खुलते हुए देखने को मिलेंगे, बट मेजॉरिटी हमारे लास्ट Q4 में खुलते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए, यही थी कहानी। अगर हम बात करें इनका बिज़नेस मॉडल चलता कैसे है कि ये लोग एक्सक्लूसिव ब्रांड राइट्स लेके आते हैं। तो अगर सपोज़ रोलेक्स के इन्होंने राइट्स ले लिए, तो रोलेक्स की घड़ी इंडिया में इथॉस के अलावा कोई और नहीं बेच सकता। तो इनकी एकदम से एक एक तरीके से मोनोपोली हो गई कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी रोलेक्स घड़ी खरीदेगा, तो वो थ्रू इथॉस ही खरीदेगा, इथॉस के रेवेन्यू में ऐड होगा, इथॉस के पैट में ऐड होगा। तो ये इनका बिज़नेस मॉडल चलता है और ये ट्राई करते हैं कंपनी से एक्सक्लूसिव राइट लेने का। अब ये नया डिवीज़न भी खोल रहे हैं। नए डिवीजन में ये क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में घुस रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल ज्वेलरी लेके आ रहे हैं। ज्वेलरी वाले सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनको फर्दर अपनी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिले। अब उसके साथ देखो इन्होंने एक और डिवीजन भी खोला है, वो खोला है इन्होंने सेकंड हैंड वॉचेस का। तो ये जो भी आपको पता है, ये जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की वॉचेस हैं, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि आपने रोलेक्स कुछ 5 साल पहले खरीदी थी, 5 साल पहले 5 लाख रुपए की खरीदी थी और आज उसको अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाओगे तो उसकी कीमत 50,000 रुपए है। ऐसा कभी नहीं होता। ये अपनी वैल्यू रिटेन करके चलती हैं और कई बार वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो जाती है। तो कोई कई कई लोग इनको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी खरीदते हैं। तो इन्होंने इन्होंने एक सेकंड हैंड वॉच डीलिंग का मार्केट भी शुरू किया। तो ये लोग क्या करते हैं, आपसे अगर आपको बेचनी है, सपोज आपको बेचनी है घड़ी अपनी, तो आप इनकी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो। ये उस घड़ी का वैल्यूएशन निकालते हैं और आपको पेमेंट कर देते हैं और फिर अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट करके उसको बेच देते हैं। तो ये इनका एक और इन्होंने सेगमेंट खोला, इसमें भी इनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसमें ग्रोथ आया करीबन करीबन 32% का ऑन अ वाई लेवल। तो ये वाला सेगमेंट भी इनका बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ समझे। अब देखो इनको ये तो पता चल गया था कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, हीट वेव की वजह से और लेसर वेडिंग डेज की वजह से हमारा सेल थोड़ा-सा अफेक्टेड है। तो इन्होंने कहा कि इसी टाइम जो पीक क्वार्टर जा रहा है हमारा, इसी टाइम पे हम हमारे ईआरपी सॉल्यूशंस भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। ईआरपी से क्या होगा कि इनका ग्रोथ और स्मूथलैंड होगा और सारी चीज़ें मैनेज्ड चलेंगी और समस्याएँ खत्म होगी। मतलब एक एक एफिशिएंसी पैरामीटर इंक्रीज़ होगा कंपनी में। तो इन्होंने अपना ईआरपी सिस्टम इन प्लेस लिया है इसी क्वार्टर में और जिसकी जिसकी वजह से इनको 3 दिन अपने स्टोर्स बंद भी रखने पड़े। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी के मैनेजमेंट को चीज़ समझ में आ गई कि भैया अभी धंधा पहले ही ठंडा पड़ा हुआ है, तो एक काम करो, जो आपका रुकावट लेने वाला काम है, जो जो ऐसा काम है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ स्लो डाउन होगी, वो इसी क्वार्टर में करके खत्म करो, जिससे जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हैं, जहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, जहाँ हम अपना ये सारे नंबर्स को, इन सारे फिगर्स को वापस नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, मतलब अच्छी ग्रोथ लेके आ सकते हैं। उस टाइम पे ये सारा काम ना करना पड़े, इसलिए खराब क्वार्टर में ही सारा काम करके खत्म करो। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये कुछ-कुछ मैनेजमेंट ही होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई जो जो काम रुकावट वाला था ना, जिसमें जैसे 3 दिन स्टोर बंद करने पड़े। तो अगर आप एकदम पीक दिवाली वाले सीज़न में कहोगे कि भैया 3 दिन के स्टोर बंद करने पड़े, तो आपको सेल्स में कितना नुकसान होगा। तो जब आपको पता है कि भाई आपका थोड़ा हल्का क्वार्टर जा रहा है, अच्छा ग्रोथ आ नहीं रहा है, तो इसी क्वार्टर में कर-कुरा के खत्म करो काम।
तो बहुत बढ़िया बात, ये वाला भी इन्होंने काम कर दिया। अगर हम और बात करें यहाँ पर, तो कहानी यही है कि 25 के आसपास नए स्टोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 26 सिटीज में अभी करंटली प्रेजेंट है। देहरादून, कोची, इन्होंने दो सिटी में अपना नए नए स्टोर्स खोले हैं। तो 3 स्टोर खोले हैं, उनमें से 2 स्टोर, एक देहरादून में खोला है, एक कोची में खोला है। तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम्स तो ये भी आ रही थी कि इनको, कि अभी जो तमिलनाडु केरला में फ्लड हो गया, उस सिचुएशन की वजह से इनको वहां पर सेल होते हुए नहीं देखने को मिली। बट उसके बाद भी ओवरऑल कंपनी 28-30% के आसपास से ग्रो कर रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और उसके बाद कंपनी को लगातार ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता जा रहा है। तो अगर आप देखोगे पिछले 2 साल 3 साल के आसपास के रिजल्ट देखोगे, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि पैट ग्रोथ हमेशा ज्यादा था इनके रेवेन्यू ग्रोथ से। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी लगातार ही मिलता जा रहा है। तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कंपनी का अच्छा अच्छा कंपनी है, अच्छा रिजल्ट है। 92 के पी का कंपनी है। और पी की बात, वैल्यूएशन की बात मैंने पिछले ट्रेंड वाले वीडियो में करी थी कि जब तक कंपनी का ग्रोथ सस्टेन्ड रहेगा ना, तब तक पी रेशो में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपना ग्रोथ सस्टेन कर पा रहे हो, तो पी रेशो विल नेवर नेवर क्रिएट एन इशू। अब देखो, थोड़ा इसके केस में समझ लेते हैं। फॉर इजियर कैलकुलेशन रखते हैं हम 100 का पी रखा। और पी का बेसिक क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। और अगर हम मान रहे हैं कि अर्निंग इनकी बढ़ रही है, अराउंड चलो 30% के आसपास से अर्निंग बढ़ रही है। तो अगर 30% अर्निंग बढ़ गई और प्राइस कांस्टेंट रहा, तो आपका पी में रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर कंपनी ग्रोथ सस्टेन रख पाता है, तो अगर कंपनी लगातार उसी रेट पे ग्रो करता रहता है, रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ नहीं होता, तो कंपनी का पी रेशियो भी सस्टेन कर जाता है। तो कभी भी हमें किसी भी कंपनी को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि इस कंपनी का पी 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, या मैं 25 से ऊपर की पी वाली कंपनी लेता नहीं हूँ। अगर कंपनी में ग्रोथ सस्टेन कर रहा है, तो कंपनी का पी रेशियो कभी भी आपको इशू क्रिएट नहीं करेगा। आपको पैसा बना के निकल जाओगे आप। तो चलिए, यही थी कहानी इथॉस लिमिटेड की। एक लक्जरी प्रीमियम वॉच रिटेलर कंपनी के बारे में हमने बात कर ली। कल हम 4-5 और कंपनी के बारे में बात करेंगे, और हम अपने Q1 को धीरे धीरे खत्म करने की ओर निकल पड़ेंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।